आज से हम लोग जो है बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस का डिस्कशन करने की शुरुआत करेंगे। और इसमें जो है सबसे पहले हम लोग क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक पेपर के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो कंपलसरी पेपर हैं उनकी तरफ हम लोग रुख करेंगे। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यह जो हमारा कंपलसरी पेपर 1 है, और इस कंपलसरी पेपर का नाम है फिलोसॉफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। अब आप सभी लोग परिचित होंगे, अगर आप ग्रेजुएशन करके आए हैं या जिनका भी सब्जेक्ट सोशलॉजी या फिर फिलॉसफी रहा हो, तो वो काफ़ी तौर पर जो है इन सारे विषयों से संबंधित उनके पास नॉलेज होती है। बट एजुकेशन किस तरीके से जो है, या कहीं ये सब्जेक्ट किस तरीके से एजुकेशन पर प्रभाव डालते हैं, या एजुकेशन किस तरीके से इन सब्जेक्टों पर प्रभाव डालती है, इन दोनों के बारे में जो है इस पेपर में हम लोगों को देखने को मिलता है। बट बिफोर वी दैट वी विल बी स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द एग्ज़ाम पैटर्न फॉर दिस बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम। सो आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा। और ड्यूरिंग दिस 3 आवर पेपर मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके टोटल जो 100 मार्क्स कैरी किए जाते हैं कंपलसरी पेपर या ईच पेपर, टोटल 600 मार्क्स का पेपर होता था। तो इसमें से जो है आपको 80 मार्क्स जो है रिटन या थियोरेटिकल पार्ट्स रहता है, और बकाया का जो 20 मार्क्स होता है वो आपका प्रैक्टिकम बेस्ड होता है। सो ये आपको जानकारी होनी चाहिए थी। अब दरअसल क्या है कि इसमें ऑलरेडी आपको ये भी बता दिया गया है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनकी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की स्ट्रेंथ होगी 13 क्वेश्चंस, यानी कि 13 क्वेश्चंस आपसे जो है मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। अब उसमें जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन भी होंगे जिसमें कि उनकी संख्या रहेगी 3। तो 3 ऐसे टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और विथ इंटरनल चॉइस ऑफ 15 मार्क्स ईच, यानी कि जिनका कि जो मार्क्स होगा वो कैरी कैपेसिटी होगी उनकी 15 मार्क्स की। उसके अलावा 10 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपके शॉर्ट आंसर बेस्ड होंगे। सो बहुत ज़्यादा आपको हैक्टिक नहीं रहना है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड और ईजी टू रिटनेबल एग्ज़ाम। सो अगर आपने अच्छे से इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, या फिर अगर आप अच्छे से सिलेबस को समझ लेते हैं, सो दैट कि आपको बेहतर तरीके से लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। अब अगर हम बात करें इस पेपर के सिलेबस की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेपर को पढ़ने के बाद आपको क्या इससे मिलता है वो हम लोग जान लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर 1 क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो टीचर स्टूडेंट्स के लिए जो है, यानी कि हम अब छात्र अध्यापक हो जाते हैं जैसे ही हम लोग जो है बीएड की कक्षाओं में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाई जाएगी फॉर द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिलोसफी एंड एजुकेशन। यानी कि सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिरकार फिलॉसफी और एजुकेशन में क्या अंतर संबंध है, उनके बीच में क्या संबंध है, इंटर रिलेशन क्या है। उस चीज़ के बारे में आप लोगों को यहाँ पर समझने का अवसर मिलेगा। प्लस जो है आपको एप्रिसिएशन ऑन द बेसिक टेनेंट्स जो होते हैं, और कुछ प्रिंसिपल्स जो डेवलप किए गए हैं, साथ ही साथ जो भी हमारे यहाँ के इंडियन मेजर स्कूल्स हैं, इंडियन स्कूल्स हैं, उनमें किस तरीके की फ़िलॉसफी रही है उसके बारे में हम लोगों को जानने को मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारी एजुकेशनल थॉट्स ऑफ इंडियन फ़िलोसफर्स है वो क्या रही है, इन सारे के सारी चीज़ों के बारे में आपसे बताया जाता है। तो जब आप पेपर 1 को कंप्लीट कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। इसके अलावा आपको सोशलॉजी और एजुकेशन के बीच में जो क्या संबंध है उसके बारे में भी जो है अवेयर कराया जाएगा। साथ ही साथ कैसे टीचर एक एजेंट बन जाएगा मॉडर्नाइजेशन के लिए, और या बनता है मॉडर्नाइजेशन के लिए और सोशल चेंज के लिए, इसके बारे में भी आप जो है जान पाएंगे। सो एसिमिलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, या कहें सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ जेंडर स्टडीज़ के बारे में भी आपको जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, यूनिट वाइज देखने का प्रयास करते हैं। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट रहेगी उसमें बेसिकली आपका एक प्रकार से ओवरव्यू दिया जाएगा कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एजुकेशन,
एंड नेचर ऑफ एजुकेशन क्या होता है। इसके अलावा जो है डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड अ प्रोसेस, यानी कि जो एक प्रकार से माना जाता है कि शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें और साथ ही साथ एक डिसिप्लिन एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में भी जो है हमें देखने को मिलेगा। दूसरा है हमारा मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन दी एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो किस तरीके से जो हमारे उद्देश्य और हमारे भूमिकाएं होती हैं, उनमें अंतर और उनके समझ का विकास करना, ये भी हम लोग जो है मूल्यांकित करेंगे, यानी कि सीखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो भी डेफिनेट एम्स हैं एजुकेशन के, वो हम जो है जानने का प्रयास करेंगे। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशंस और एम ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट डेमोक्रेटिक इंडिया। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको शिक्षा के वर्तमान समय की व्यवस्थाओं को देखते हुए, खास तौर पर जो हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हैं, उसकी आवश्यकताओं को, उसके उद्देश्यों को पूर्ति करते हुए किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू साबित होती है, इसके बारे में भी जो है हम लोगों को जानकारी प्राप्त करनी होती है। कुछ एजेंसीज के बारे में भी जो है हम लोगों को बताया जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। तो उसी प्रकार से आपको जो है फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है टाइप ऑफ एजुकेशन एजेंसीज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसमें बेसिकली आपके रोल ऑफ फैमिली, स्कूल्स एंड स्टेट्स आल्सो, इन सारे के सारे संस्थानों के द्वारा, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो परिवार हो, या स्कूल कॉलेजेस हो, या हमारी मित्र मंडलियाँ हों, तो इन सारे के सारी चीज़ों का हमारे एक बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी की सारी अ, चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी एकत्रित करनी है। इसके बाद यूनिट 2 आ जाती है हमारी, और यूनिट 2 में हमें फिर थोड़ा फिलॉसफी के बारे में भी थोड़ा जानना पड़ता है। सो हम लोग जानते हैं कि उसका अर्थ क्या होता है, फिलॉसफी का नेचर क्या होता है, और फिर उसका दायरा क्या है आखिरकार। किस तरीके से हम फिलॉसफी, कहा जाता है मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सो उसको कैसे हम उसके दायरे को जो है सीमित कर पाएँ, इसके बारे में भी हमें जानना है। क्योंकि हमें जो है फिलॉसफी का एजुकेशन के संदर्भ में जो है चीज़ों को डिफ़ाइन करना है। तो उसी सिलसिले में जो है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी आएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। फिर जो है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देखने को मिलेगी कि आखिरकार जो शिक्षा का दर्शन है, वो किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये सारी की सारी चीज़ें किस प्रकार से एक टीचर के लिए उपयोगिता रखती हैं, इसके बारे में भी जो है यूनिट 2 हमें बताती है। फिर हमने जैसा कि बताया कि कुछ इंडियन स्कूल्स जो कि फ़िलॉसफ़ी से संबंधित हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग वेदांत दर्शन की चर्चा करेंगे, बुद्धिज़्म की चर्चा करेंगे, हम लोग जो है जैनिज़्म की चर्चा करेंगे। फिर इस्लामिक ट्रेडिशन भी हमारे यहाँ पर जो है काफ़ी लंबे समय तक रहा, तो उसका क्या प्रभाव हमारी शिक्षा पद्धति पर पड़ा, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। तो स्पेशल रेफरेंस लेते हुए हम लोग जो है कॉन्सेप्ट समझेंगे, उनके उद्देश्यों को जानेंगे, और किस तरीके की वहाँ पर उस समय परिपाटी चल रही थी, जिसे हम लोग करिकुलम बोलते हैं, और क्या-क्या मेथड उपयोग किए जा रहे थे, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में भी। फिर बात आ जाती है इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स की, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें, स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, गांधीयन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है, वो हम लोगों को जाननी है। तो इनके बारे में हमें जो है कॉन्सेप्ट, उद्देश्य और कंटेंट, और साथ ही साथ इनका क्या मेथड रहा है, ये किस प्रकार से जो है शिक्षा व्यवस्था को देखते थे, और किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की पद्धति को अपनाने का प्रयास करवाते या जोर देते थे, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपको यूनिट 2 में देखने को मिलेगा। तो एक प्रकार से एक बहुत ही अच्छा सिलेबस जो है वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड के बच्चों के लिए जो है रखा गया है। यूनिट 3 बताती है कि कैसे जो है वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी भी जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें हम लोग जो है कई सारे इज़म्स पढ़ते हैं, जैसे कि आइडियलिज़म्स, नेचुरलिज़म्स, प्रैग्मेटिज़म्स और ह्यूमनिज़म्स आल्सो वी डिस्कस अबाउट द वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी।
तो इसका किस प्रकार से जो है इम्पैक्ट पड़ता है एजुकेशन पर। फिर जो है कंट्रीब्यूशन भी, जो भी वेस्टर्न थिंकर्स हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, उन्होंने क्या योगदान दिया है, खास तौर पर प्लेटो, रूसो और जॉन डेवी, उनके बारे में भी आपको जो है स्पेशल रेफरेंस, एक झलक जो है आपको देखने को मिलती है। यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं तो यूनिट 4 में आपको मीनिंग और स्कोप ऑफ सोशलॉजी बताई जाती है, यानी कि अब हमने फिलॉसफी को अच्छे तरीके से जाना, समझा और एजुकेशन के साथ में उसका अंतर संबंध करना जाना। फिर हमें जो है सोसाइटी की एक समझ विकसित करवाने के लिए इस पेपर में सोशियोलॉजी को जो है इंक्लूड कराया गया है। तो रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशलॉजी, साथ ही साथ किस प्रकार से एजुकेशनल सोशलॉजी की उपयोगिता जो है हमारे टीचर्स के लिए हो सकती है, उसके बारे में भी जो है, उसके दायरे और उसका अर्थ बताते हुए हमें जो है ये यूनिट 4 बताती है। इंडियन सोसाइटी के बारे में भी हमें उसकी जो सेलिएंट फीचर्स हैं और किस प्रकार से ये जो सेलिएंट फीचर्स हैं, यानी कि इंडियन सोसाइटी की जो विशेषताएं हैं, भारतीय समाज की जो विशेषताएं हैं, वो किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव डालती हैं, इम्पैक्ट डालती हैं, उनका भी जो है हम लोगों को मूल्यांकन करते हुए चलना है। रोल ऑफ एजुकेशन इन अ इवोल्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, सोशलिस्टिक एंड सेकुलर सोसाइटी। तो किस प्रकार से हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसका इवोल्यूशन हुआ है एज अ डेमोक्रेटिक, सोशलिस्टिक एंड सेकुलर सोसाइटी में, हमारे इस प्रकार के समाज में जिसमें कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भी थीं, साथ ही साथ सामाजिक समाजवादी जो मूल्य थे और धर्मनिरपेक्षता वाली वादी जो व्यवस्था थी, उसको अपनाने में किस प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसके बारे में भी हमें जो है जानना है। एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन के बारे में भी हम लोग जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो जिसमें कि उसके फैक्टर के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से सामाजिकरण शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करता है। अगर सामाजिकरण सही तरीके का ना होता है तो फिर आपका जो बच्चा है वो एक प्रकार से कहीं गुना पीछे पिछड़ जाता है अन्य बच्चों की तुलना में, तो सामाजिकरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यही जो है बात बताई गई है कि सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन खास तौर पर महत्वपूर्ण होता है बच्चों का। इसके अलावा एजुकेशन और सोशल चेंज के बारे में भी आपको बताया गया है कि किस प्रकार से शिक्षा एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन का मूल तत्व है। अगर शिक्षा को अगर हम सही ढंग से अपना लेते हैं, या शिक्षा की व्यवस्था को अगर हम सही ढंग से सुधार लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तो ये सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण बन सकती है। सो द रोल ऑफ एजुकेशन इन ब्रिंगिंग अबाउट द सोशल चेंज, इस बारे में भी जो है हमारी एजुकेशन के बारे में भी जो है हमें ध्यान रखना है। एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है, वो किस प्रकार से शिक्षा हमें देखने को मिलती है, हमारी कौन कौन सी विशेषताएं रही हैं जो कि राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने की कुछ पॉलिसी जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसमें जो है ट्राई लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसमें कि वर्नाकुलर लैंग्वेज को भी अब बढ़ावा दिया जाने लगा है। तो ऐसे ही कुछ उद्देश्य पॉलिसीज वगैरह हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, और साथ ही साथ किस प्रकार से पूरी दुनिया में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के किस प्रकार की डेवलपमेंट चल रही है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए, सो दैट कि हम एक प्रभावी तरीके से मूल्यांकन कर पाएंगे आगे चल करके, जब हम बिकमिंग दी टीचर जब हम बनेंगे। यूनिट 5 जो है जेंडर स्टडीज की बात करती है, यानी कि जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो हमें एक चीज़ और भी आनी चाहिए कि किस प्रकार से हम जेंडर की स्टडी कर पाएँ और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है टीचर को, वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोगों को पेपर 1 में बताया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जेंडर डिफरेंस की बात करें और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, तो किस प्रकार से इनमें दोनों में अंतर होता है वो हमें समझना है। फिर क्या-क्या कारण रह सकते हैं इन डिफरेंसेस के, इन डिस्क्रिमिनेशंस के, और फिर किस प्रकार से हम लोग जो है इरेडिकेशन इनके उन्मूलन के लिए हम लोग क्या कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में भी हमें जो है इस सिलेबस में इन चीज़ों को रखा गया है, ताकि हम भी जो है पढ़ सके, समझ सके और संवेदनशील बन सके जेंडर के बारे में। तो जेंडर सेंसिटिविटी टीचिंग प्रैक्टिसेस में किस तरीके से काम करती है,
तो वो भी हमें जो है समझाया जाता है। जेंडर वाइज जो है किस प्रकार से करिकुलम को हानि पहुंचा सकता है। टीचर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जेंडर वाइज क्या है, उसका करिकुलम किस प्रकार का होता है, इस बारे में। फिर हमें जो है जेंडर के बारे में भी बताया जाता है, तो ख़ास तौर पर जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो भी हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा होते हैं। तो जेंडर रूल्स और साथ ही साथ जो जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर है वो किस प्रकार का है हमारी सोसाइटी का, उसके बारे में भी हमें जो है अवेयर किया जाता है। फिर देन लास्ट में आता है आपका कल्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज़। कैसे जो है संस्कृति और लैंगिक आइडेंटिटीज़ हैं उनका फॉर्मेशन हो पाता है। ये भी जो है इसके बारे में भी हमें जो है डिटेल में पढ़ना रहता है। सो ये मैंने आपको बताया थ्योरिकल पार्ट रहता है, बट असेसमेंट के लिए जैसे कि मैंने बताया प्रैक्टिकम होते हैं, तो उसमें तकरीबन 20 मार्क्स आपके असेसमेंट के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें जो है आपको कंपेयर करके लिखना रहता है कि कोई भी आप 2 इंडियन थिंकर्स चुन सकते हैं और कोई भी 2 वेस्टर्न थिंकर्स चुन सकते हैं। उनके बारे में जो भी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन किया है, उसके बारे में भी आपको जो है पढ़ करके उनके बारे में लिखना रहता है। फिर अगर आप कोई भी एक एजेंसी की स्टडी करना चाहते हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो विद्यालय हो सकता है, चाहे वो आपका स्कूल कॉलेजेस हो सकते हैं, तो इस प्रकार से आप उन पर एक स्टडी लिख सकते हैं। फिर जो है आपको अगर कहीं स्कूल्स की टेक्स्ट बुक जो आपकी होती हैं, उस स्कूल की टेक्स्ट बुक में किस प्रकार से जेंडर स्टेटस है, क्या उसमें जो है जो फिगर्स हैं, चलचित्र हैं या जो भी एग्जाम्पल्स को उसमें यूज़ किया गया है, तो वो एग्जाम्पल्स जो हैं उनमें किस तरीके से जेंडर को जेंडर स्टेटस को बनाए रखा गया है या नहीं, इस बात का मूल्यांकन भी आपको जो है करना रहता है। तो ओवरऑल हिसाब से देखा जाए ये एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर हो जाता है। इस दृष्टिकोण से नहीं कि हमें केवल पास करना है, बल्कि इस दृष्टिकोण से कि एक बेहतर छात्र अध्यापक होने के नाते और बिकमिंग अ टीचर होने के नाते आपको फिलॉसफी और सोशलॉजी के बीच में जो है अंतर संबंध पता होना चाहिए। जिन्होंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है या ये पेपर नहीं पढ़ा होता है, तो उनके लिए भी एक प्रकार से ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। सो ओवरऑल आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें कि हम लोग जो है पेपर 2 का एनालिसिस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।